रेडी? मैं सबसे पहले तमाम टीवी चैनल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूट्यूब के जिम्मेदार, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारे इस पत्रकार परिषद में आए। बहुत दिनों से बीच में मुझे फ़ोन आ गए थे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है। अब चूंकि हमने कुछ फैसला किया है, ये फैसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब्स ओपिनियन जो होता है, वो जो मैसेज देने का काम करते हैं, मैं आपकी अहमियत से, आपके काम से, दिल की गहराई से आपका एतराफ़ करता हूँ, यकीन करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको इसलिए दावत दी कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो महाराष्ट्र की कारगुजार पोस्ट थी, उसका इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने इस्तीफ़ा मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर गफ्फार कादरी मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज़ भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज़ हुए होंगे, आप भी नाराज़ हुए होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज्वाइन किया था। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी ज़मानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया, और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को MIM से जोड़ने का काम किया। और मैंने ये महसूस किया, और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज़ जलील जो खासदार बना 2019 में, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज़ जलील साहब ने वो वंचित से युति तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था, और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था, कि कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार है। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते, और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। मगर इम्तियाज़ जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज़ जलील के बाप की चाहिए, इसलिए कोई और MIM के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज़ जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और MIM का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को MIM ने पाठिंबा दिया, भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को MIM ने पाठिंबा दिया,
और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया, बाइक लगा मैं वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर असद अमीर साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ विखाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताई। आसिफ विखाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब अगर बैरिस्टर असद अमीर साहब उससे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी 1 मिनट ज़ाया किए बगैर बैरिस्टर असद अमीर साहब को फ़ोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा इम्तियाज़ जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी ना किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी ज़माने में इम्तियाज़ जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने के बाद डिसॉल्व कर दी थी। ये सब चीज़ें मेरे जहन में थी। मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी ज़माने में असद साहब ने मुझसे कहा ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहाँ जहाँ दंगे फसाद हुए वहाँ पहुँचा। मैंने जहाँ से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का ज़माना आ गया, उस ज़माने भी आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विवांता होटल है वहाँ मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको ना सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाया वो देखेंगे, और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। और आपने देखा होगा जाते वक्त एयरपोर्ट पे एक फ़ोटो है, असद साहब ऐसा मुझे गलों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, हो गई बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफ़ी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज हैं। इम्तियाज़ साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहाँ मेरी बात ख़त्म हो जाएगी मैं उतर जाऊँगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हाउ कुड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू मेक ए कैंडिडेट फ्रॉम औरंगाबाद ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर 2024। मैंने समझ गया कि ये बात कुछ ठीक ठाक नहीं है,
शाम के मुशागे में नहीं गया। अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अफराद ख़ानदान नज़दीक के दोस्तों से बात कहा की कॉपी आपने की है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, लेकिन मराठी उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेज़ी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है और उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारी जो चाहने वालों की, जो मुझ पे प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए कराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। भाई तो आधा गिलास पानी ना। धार्मिक शख्सियतें भी हैं। ये सब लोग आम तौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीफ में रहते हैं और जब कभी असद अवीसी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उनकी मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके ख़दमों के पास बैठेंगे इस्लाम सीखने के लिए। तो उनमें से कुछ ज़िम्मेदार ने कहा, हमारे तशरिया के सदर साहब ने हिमायत में हमारे ख़त दिया। ये उलमाए कराम और कुछ ज़िम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुँचे, जहाँ पर उनको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमाए कराम से आप बात कर लीजिए। उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बहरहाल ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफ़र की दिशा को तय करेंगे। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की और ये नतीजा निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपने को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राज़ीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राज़ीनामा असद अवीसी साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले आदमी, खिदमत देने भी आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, ख़ानदान को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज़ जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज़ जलील मुसलसल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस पस मंज़र में मुझे ये इस्तीफ़ा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है और हमने आगे के सियासी सफ़र भी तय के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 1-2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं, ताकि जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बताने में मज़ा है। वक्त से पहले बताने में कोई मज़ा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के ज़िम्मेदारों से कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बहरहाल बहुत सारी डेवलपमेंट होंगे। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फ़ोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज़ गागा जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं,
हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ ज़िलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है, टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफ़ा के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी पद अधिकारियों के इस्तीफ़ा की बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमज़ोर कर रहा है। हमारी बदकिस्मती है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग टू असदुद्दीन अवैसी, और असदुद्दीन अवैसी साहब के कान में जो जहर भर दिया इम्तियाज़ जलील ने वो निकालने में नाकाम रहा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी, अब मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ। आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप में से किसी को जो सवाल पूछना है एक के बाद एक पूछिए। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए आप बात तो खत्म होगा। सवाल पे आ जाता है। आपने जो आरोप किया है की इम्तियाज जलील हे देवेंद्र फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर नसतात, तर इशारे कशा कशा स्वरूपाचे असतात, आतापर्यंत किती वेळा इशारे केले गेलेले आहेत आणि त्याच्यातून काय काय झाले आतापर्यंत? देखो, जिस हल्के असेंबली से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ वहाँ देवेंद्र फडणवीस का चहेता अतुल सावे इलेक्शन लड़ता है। अभी 2019 में युति जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करने की युति टूटी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं तुमको। अभी 2019 में अतुल सावे वंचित से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद डिसॉल्व कर दिया। ऐसी क्या अड़चन थी इम्तियाज जलील को डिसॉल्व करने की? सियासत हमको भी समझती ना भाई। और पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती, और महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में करीम कुरैशी उम्मीदवार बन के आता, और उसके आगे पूरे कारपोरेटर्स को भी उन्होंने मेरे खिलाफ बल लगाया। वो बेचारों के बहुत हक मांगा सो है उसने, दानवे के इलेक्शन में पैसे दिया नहीं उनको, बड़ा बहुत सारी बातें हैं, मगर ये चीज़ें तो अपने सामने है ना, घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना मेरी बात, अभी बात कंप्लीट तो दो। अब एक ही आदमी सब सवाल करेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, मैं जवाब तो दे दो मुझे। अभी देखो ना, मशरक़ी हल्के असेंबली में पार्लियामेंट में 89,000 वोट MIM को मिले। अब हमको टिकट नहीं देने का मतलब असद साहब को इस बात पे तैयार करने का गफ्फार खादरी को मशरक़ी हल्के से टिकट ना दिया जाए। क्या वजह है भाई? वजह सिर्फ इतनी है, एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना आए, या तो उनकी खुद की नीयत थी कि मैं वहाँ आ जाऊँ। अभी तो मेरा मानना यह है कि MIM, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमज़ोर कैंडिडेट देना चाहती है ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद हो। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। चांदीवली में आरिफ नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करे, 800 वोट गया, आरिफ नसीम खान 399 वोट से हारा। अभी कामठी में जो बावन कुरैशी साहब की कंस्टिट्यूंसी 2019 में आएगा, शकीबुर रहमान बैठा था मैं यहाँ, नहीं आया, वो कामठी में रहता है, आएगा वो, प्रेस में भी आके कहेगा।
इम्तियाज जलील ज़बरदस्ती टिकट दिया ताकि कामठी की सीट, मेरा आपके माध्यम से कहना है, ये अपने आप को शाहगंज का टावा बहादुर बोलता ना इतना, अगर तेरे में दम है जा फडणवीस के खिलाफ साउथ वेस्ट नागपुर से चुनाव है, नांदेड़ चुनाव की क्या बात करेगा। बगैर हमारे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की हिमायत का काम कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि हम में से किसी का फ़ोन तो उठाते नहीं, मदद तो करते नहीं, उनकी मदद करते हैं। बड़ा बहुत इंस्टेंसेस है भाई, हमारी कोशिश चल रही, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता तो क्या होगा? इलेक्शन तो वैसे आपने बोला कि दानवे के इलेक्शन में पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए? नहीं, सुनो ना, पैसे बांटे नहीं। सुनो, ये दानवे साहब का, अंबादास दानवे का जो विधान परिषद का चुनाव था ना, तो मेरे पास कुछ कारपोरेटर्स पहुंचे थे। उनकी शिकायत ये थी ये पट्टे ने होलसेल में सौदा करके रख दिया। हाँ सुनो ना, मुझे एक्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, और वो जो कारपोरेटर्स की तड़तड़ाहट थी, उनकी जो परेशानी थी कि उनका हिस्सा नहीं मिला। भाई इस शहर में आप रहते हैं ना, अंबर के जो कुलकर्णी साहब, उन्होंने भी चुनाव लगा था, उनका भी पैसा होलसेल में जमा किया। एक काम है, पैसा जमा करने में हमारा इम्तियाज जलील सबसे आगे है। अब आप पत्रकार हो गए, आपको तो दुख होता होगा, बड़ा ये सब बातें थी, समझ में ही आता है कि इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको और ख़ास तौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खतबों से आगे जा सकते। नाही सुनो, आप कहा एमआयएमला भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, हे खरं आहे का? एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैनिपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर है। अभी तो आन दो स्टेज, अभी चुनाव तो हो दो शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। अभी एक भाई की बात सुन रहा हूँ पहले। एक अजून एक प्रश्न आहे, तुम्हाला तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, ठीक आहे, तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची हीच भाषा असली असती। ऐकून घ्या, टिकट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत नफ्स होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, वो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर खादगी है, ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कारपोरेटर के जरिए तकलीफ दी थी। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी नहीं। उसने मुझसे कहा, अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते थे। अगर असदुल नबी साहब हमें बात सुन के रहते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांगी भी नहीं की। मेरा असल विश्वास ये है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट की बात नहीं करते तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकूंगा। टिकट तो बहुत छोटी चीज़ है जी, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते उसकी बात मत कीजिए। बुढ़ी चोर भी, चिंदी चोर भी, कुछ भी हो जाते, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी विखाल को, अपनी इज्जत को
हे बघा तुम्ही ज्या या पद्धतीने पत्रामध्ये तुम्ही तिकडे टप्प्यावार सांगितलं की कशा कशा पद्धतीने तुम्हाला ओबीसी साहेबांनी भेट दिली नाही, एक प्रकारे अपमानित केलं. 10 वर्ष झालं तुम्ही मुस्लिम समाजासाठी MIM साठी इथं काम करत होता. अशा पद्धतीनं जे अवमानित केलं होतं, मराठवाड्यातल्या मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे का? आहे ना. तुम्ही याचा प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकतात. आता मी तुम्हाला सांगतो, MIMला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, ज्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून. मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मदनी चौकवर, छोटू चौक कंपाउंडवर. 100-150 ये नौजवान बच्चे आ गए भाई. मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हो गए. होटल में गए तो होटल की चाय ख़त्म हो गई. अभी मेरे पास मुस्तकिल फ़ोन है. मैं दिल्ली में गया था, अब चूँकि अपने को सियासी तौर पे कुछ चीज़ें तय करना है, यहाँ नहीं था. आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फ़ोन हैं. अच्छा, वो सब जानते. देखो, इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ में ले जा सकते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ गए हैं और वो बड़ा गट अपने साथ में खड़ा हुआ है. उन्होंने यहाँ तक कहा, भाई सुनो, तुम अपक्ष खड़ो, कोई भी पार्टी से खड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे. वंचित सोबत युती होण्याचं कारण नेमकं थोडं सविस्तर सांगा. पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अम्बेडकर को, उसकी कॉपी मेरे पास है. काय होतं त्या पत्रात? 1 मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ. वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दिल्ली में हुई. मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 ही आदमी थे. उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील ख़त लिखेंगे. प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ. एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है. अब चूँकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज जलील जो खत लिखा, चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा. प्रकाश अम्बेडकर हमारे नेता है. प्रकाश अम्बेडकर की वजह से 1,50,000 वोट मिले. लिखता उन्हें, डियर प्रकाश अम्बेडकर. पहला एड्रेस, डियर प्रकाश. मैंने मुझसे बोला, हाउ इज एड्रेसिंग टू मी. और पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए. बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को, जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा गए. इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया, तुम कौन मैं कौन. आप देखो ना, 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित की वजह से मैं मेरा पालन कर. बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो. यानी एहसान फरामोश है. मगर इतनी बात है, जहाँ पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना, बराबर जाके घुटने टेकता, पाँव पड़ता. देखो, मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले थे. ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था. मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वहाँ फॉर्चूनर गाड़ी है, वहाँ लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है. असेंबली का भाषण देख लो जी. फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता. और आज जगनगे पार्टी के पास जाके पाँव पड़ा है. जगनगे पार्टी साहब बहुत अच्छी इंसान है, उनको तमाम चीज़ें समझती है. तो ये है हमारा इम्तियाज जलील का स्टाइल. गफ्फार खारजी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई. मुझे भी भाषण करना पड़ता था. सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया. तो प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील है.
सर मेरा एक सवाल ऐसा है कि जब 21 तारीख को आप हैदराबाद गए थे तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आप मुझे महीना क्यों लिए? आज 21 अक्टूबर है। देखो भाई, सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने नहीं बताया था, मगर सब जमा हो गए। मेरा फ़ोन कॉल ऐसा है कि मैं कल रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मैं 2 बजे तक 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे कोई भी सियासी फैसला करना है तो मैं अपने साथियों पर भरोसा करूँ। इन्हीं साथियों ने मुझे आईजे टीम है, वो आईजे टीम की मुखालफत के बावजूद 80,000 वोट दिए थे। तो मैं इनका मखबूज हूँ और कोई भी फैसला करने के लिए सबका जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मशवरा करना ज़रूरी था। नतीजे हो चुके हैं और दूसरे भी जो रास्ते थे वो भी तय हो चुके हैं और हमने पार्टी के जिम्मेदारों को थोड़ा वक्त दिया ताकि कुछ फैसला कर सके, मगर नहीं हुआ, इसलिए हमको स्टेज पे आना पड़ा। अब आप हाँ। मुंबई प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया, अभी आप महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का ये काम है। देखिए, बम्बई का तो बहुत ख़ास मामला है। बच्चे ने बहुत अच्छी सवाल बोला। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट में नहीं रह सकता, बम्बई का प्रेसिडेंट एमएलए नहीं रह सकता। अभी तू क्या था? अभी क्या है? तू भी देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रेसिडेंट बना उसको टिकट भी दे। क्या लॉजिक है भाई? कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही है। देखो, फैयाज खान पे क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव रहो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गया। उसके बाद रईस लश्करी को बनाया अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद में साहब ने डिक्लेयर भी कर दिया। ये पार्टी सुप्रीमो है और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है। फिर जो कानून फैयाज को अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। बहुत सही बात है यार, बहुत सही। ये नांदेड़ के नांदेड़ से जमात मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक बाजूला चालले, आपल्याकडे जे थोडेसे सर होते आम्हाला चालले नहीं सर, मैं समझ फिर से बोलो। जमातचे जे जुने कार्यकर्ते आहेत, इथले जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व सोडून चालले, जमातचं भवितव्य काय राहिलं? अब भविष्य तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकार दिया। भविष्य ये है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इम्तियाज जलील ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। आदर्श की टोपी, वो आदर्श के वास्ते वो बजाना कोशिश में रहे। मैं जैसी पार्लियामेंट इंतखाब हार गए, अब मुसलमानों की बात भी होगी, मुसलमानों का काम भी होगा। अब देखो ना, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके वास्ते एक बड़ा रैली लेके जो पूरे भारत की न्यूज़ बनी, और उससे 2 दिन पहले संजय सिरसाट जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है, वो संजय सिरसाट जिसने कहा रामगिरी महाराज का बाल भी बीका नहीं होगा, उससे जाके गले मिल गए, मिठाई खिला गए और ऐसा गले मिल गए। अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त पे छींटे उछालेगा, देखना पसंद नहीं करता, ये तो उसके घर को जाएगा, मिठाई भी खाएगा, गले भी मिलेगा, चिटकगा भी। बड़ा जान दीजिए नैतिकता के बारे में, आप इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहता। अभी इंतखाबात जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा ना। आप जो है तो कांग्रेस पार्टी से इससे लड़ रहे हैं और आपके जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, तो क्या वो आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, वहाँ से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। अभी तो भैंस पानी में है। अभी कांग्रेस पार्टी का अगवा अपने को अपनी एंट्री भी नहीं दी। अपन ने पार्टी की एक रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी में एंट्री करने का है। उसके बाद वहाँ की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे।
जब उम्मीदवार बनेंगे तो फिर प्रकाश भाई के पास जाके अपन मदद की बात करेंगे। इसलिए आपका जो सवाल है ना वो जवाब आएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको बनाया जाता है तो क्या आप वापस जाएंगे मांग में? डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया ना कि देवेंद्र फडणवीस की कौन के ऊपर से हो रहा है, ये नांदेड़ में जो इम्तियाज भाई अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस अरे क्या बेकार बात कर रहे हो? अरे ये फेंका फाका मास्टर है जी, तुम क्या है तुम ये कागज का शेर है, ये ढीला ढागा है, ये कुछ काम का नहीं है। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखो हकीकत ये है कि ये देश में राजनीति समाजों के समीकरण पे चलती है। 22% पे तुम खासदार बनना चाह रहे, 13% 14% जो वंचित था उसको हटा दिए और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया। यानी मुसलमानों में सिर्फ एक ही एमपी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क है। नांदेड़ का जो तुम बात कर रहे ना वो डराने के वास्ते है। मुझे तो यहाँ तक रिपोर्ट मिली है वो डरा इस वास्ते जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पे प्रेशर आया जाए कि रफा खातिर को पार्टी में ना दिया जाए। इलेक्शन लड़ने का घोषणा किया, लेकिन उनसे मतदार संघ से अरे वो सिर्फ बस समझ गए। वो अगर पूर्व से लड़ते तो आप भी पूर्व से लड़ते तो आप अरे मेरी तो इच्छा है, आजा बेटे सामने दूध का पानी करूंगा मैं। सर एक सवाल का हाँ सुनो, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब आ जाइए हमारे मशरे वो असल में खामोश इस वास्ते बैठे कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी सेफ है। एमआईएम का कोई चुनकिया होकर आपको भाग में जाओ, इसको आमदार बनने का है बस। डॉक्टर साहेब जर काँग्रेस तिकीट देत नाही तर तुमची पुढची रणनीती मी काय नंतर आहे? सांगेन. ऐका. नाही, हा प्रश्न असा आहे, ऐका ना. हा पॉलिसी प्रश्न पूर्ण होऊ द्या. जर काँग्रेसने तिकीट नाही दिलं तर पुढची रणनीती काय असणार? कारण की तुम्ही जर अपक्ष किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून नाही लढला तर सरळ भाजपला मदत होते, तुम्ही भाजपवर आता आरोप करताय। देखो बात ये है, इंतखाब करना हुए तो हमने तय किया है। अभी हम कांग्रेस के पास इस उम्मीद से है और बातचीत हो रही है कि हमको टिकट दिया जाएगा, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्शन जीतने के वास्ते करने का है, किसको जिताने के वास्ते नहीं करने का है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इंडिया के अंदर जो पार्टी अपनी है बीजेपी चलाती है, अमित शाह चलाते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको फिर बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है तो क्या फिर आप समय में वापस जाएंगे? नहीं, नो, मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया। मैंने आपसे आत्मसम्मान की बात कही, मैंने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कही, इसलिए एमआईएम में जाने का, उनसे टिकट मांगने का, उनके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है और इंशाअल्लाह नहीं होगा। आपने कहा कि क्या जलील साहब मैनेज करते तो क्या आपने उनको मैनेज करने की कोशिश नहीं की? क्या बोले तुम? क्या जलील मांडोली बात है, आपने कहा मांडोली करते तो क्या आपने उनसे मांडोली क्या देखिए जनाब, वो तो अपने डीएनए और खून की बात होती है।